आज हम जानेंगे मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनु ने अपने समाज के बारे में क्या रवैया अपनाया था, क्या दृष्टिकोण था और किस प्रकार से उसने बताया था कि समाज को होना चाहिए। ठीक है, मनु ने समाज के अंदर कौन कौन सी जातियां बांटी थी, कौन कौन से धर्म बांटे थे, किस प्रकार से वो समाज को देखता था और किस प्रकार से वो समाज को बनाना चाहता था। ठीक है, मनु ने समाज के प्रति एक बात कही थी कि समाज एक गठरी की तरह होता है, उसके चारों कोनों को पकड़ के साथ में लपेटो तो ठीक है, एक साथ सब कुछ सुदृढ़ व्यवस्था से चलेगा। अगर वही एक भी गठक खुल गया या फिर अगर वो सब खुल गए तो वो सारा का सारा अंदर का सामान निकल के बाहर डांस करने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो सारे के सारे जितने भी धर्म थे, जाति थी, उन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मनु ने समाज को दो भागों में बांटा था, पहला वर्ण व्यवस्था, दूसरा आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंदर उसने 4 वर्णों को बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम इन चारों के बारे में जानेंगे, मनु ने किसको कब क्या किसके बारे में क्या सोचा और किसके बारे में क्या लिखा है। पहला है ब्राह्मण। मनु ने कहा कि ब्राह्मण सबसे परम पूज्य व्यक्ति है, ब्राह्मणों की पूजा करना ही बाकी इन 3 लोगों का कार्य है। ब्राह्मणों के बारे में कहा कि ब्राह्मण के लिए कुछ कार्य मनु ने कहे हैं कि उसको वेद पाठ करने चाहिए, दूसरों को पाठन कराना चाहिए यानी पढ़ाना चाहिए टीचरों की तरह। ठीक है, साथ ही साथ उनको दान देना भी चाहिए और दान लेना भी चाहिए। ठीक है, मनु ने ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है और कहा है कि ब्राह्मण समाज का एक प्रतिबिंब होता है जो सबको बताता है कि कौन कैसा है, यानी वो जो कहता है वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, मनु ने ब्राह्मण अपने वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा जो व्याख्यान या किया है वो ब्राह्मण का ही किया है। ठीक है, दूसरा जो आता है उसका नाम है क्षत्रिय। मनु ने क्षत्रिय का कार्य बताते हुए कहा है कि क्षत्रिय का कार्य प्रजा की रक्षा करना है, उसकी सुरक्षा करना है। यदि कोई किसी पे आक्रमण कर देता है अपनी प्रजा पे तो उसको उससे अपनी प्रजा को बचाना भी क्षत्रिय का ही कार्य है। ठीक है, क्षत्रिय को मनु ने कहा है कि सबसे बहादुर, सबसे श्रेष्ठ जो पुरुष होता है समाज के अंदर वो क्षत्रिय ही होता है, क्योंकि क्षत्रिय को ही मतलब मनु ने ये भी कहा है कि जो हमारा राजा हो वो भी क्षत्रिय ही होना चाहिए, ना कि ब्राह्मण होना चाहिए। ठीक है, मनु ने उसके बाद से जो वैश्य के बारे में कहा है कि वैश्य समाज के अंदर व्यापार करने के लिए जाने चाहिए। ठीक है, जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको ही मनु ने वैश्य व्यवस्था में रखा है। ठीक है, मनु का कहना है कि व्यापार के क्षेत्र में वैश्यों का जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, व्यापार उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा व्यापार किसी और को करना नहीं आ सकता। ठीक है, मनु ने सबसे आखिरी में रखा है शूद्रों को, और सबसे नीच जो बात कही गई है वो शूद्रों के बारे में कही गई है। मनु ने कहा है कि शूद्रों का परम कर्तव्य बाकी 3 की कार्यों को करना है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इन तीनों के कार्य जितने भी होते हैं दास वाले, वो सारे दास वाले कार्य शूद्रों को करने चाहिए। मनु ने ये तक कहा है कि शूद्र का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो दास बनने के लिए ही धरती पर जन्म लेता है, दास बनना उसका स्वभाव है, दास बन के ही उसको जीना है, दास बन के ही उसको मरना है। मनु ने दासों के लिए, शूद्रों के लिए कहा है कि इनको वेतन देना भी अनिवार्य नहीं है, मन करे तो दो नहीं तो मत दो। मतलब वो खिलाएगा कहां से अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को, ये भी नहीं सोचा मनु ने। ठीक है, लेकिन मनु ने कहा है तो पढ़ना पड़ेगा, ये किताब में लिखा है। शूद्रों के प्रति मनु ने सबसे हीन भावना रखी है और कहा है कि शूद्र सबसे नीचे हैं और इनको, ये ब्रह्मा की जंगा से निकले हैं, इनको सारे वो काम करने चाहिए जो दासों के लिए छोड़े जाते हैं। इनको तो ऐसा मनु ने कहा है शूद्रों के बारे में कि इनको बचपन से ही लेकर और मृत्यु काल तक ऊपर के जो 3 है उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना किसी लोभ और लालच के। बगैर किसी लोभ लालच के अगर वो जिंदगी भर सेवा करेगा तो अपने परिवार का पेट कब पालेगा, मतलब एकदम। ठीक है, तो शूद्र के बारे में मनु के ऐसे विचार थे। मनु ने शूद्रों को सबसे हीन और नीच माना है। मनु ने जिस तरह इन 4 वर्ण व्यवस्थाओं को, अपने समाज के 4 व्यवस्थाओं को बांटा है, उसी प्रकार एक यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी अपने साम्राज्य के अंदर जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उसके अंदर उन्होंने भी 3 वर्ण व्यवस्थाओं के अंदर बांटा था। ठीक है, उनकी 4 वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उनकी 3 वर्ण व्यवस्था थी, चौथों को हमने मिला दिया। जिस प्रकार हमारे समाज में उनका कहना था, उनका नाम था प्लेटो।
प्लेटो। प्लेटो ने अपने वर्ण व्यवस्था में दार्शनिक, उसके बाद से दार्शनिक के बाद कहा था सैनिक, फिर कहा था उत्पादक। मनु के जो वर्ण व्यवस्था है वो सेम प्लेटो के इस व्यवस्था से मिलती जुलती है। ऐसा क्यों? मनु ने जिस तरह कहा है कि ब्राह्मण का कार्य होता है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, उसी प्रकार प्लेटो ने दार्शनिकों के बारे में कहा है कि दार्शनिकों का कार्य भी सेम यही होगा, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। लोगों के अंदर सामाजिक जो चेतना है, बौद्धिक चेतना है, उसको जगाना, वेद पाठ करना। उसी प्रकार दार्शनिकों का कार्य था कि उस समय पाठन कराना। ठीक है। सैनिक वर्ग है जो कि प्लेटो ने भी कहा है कि सुरक्षा करेगा, उसी तरह मनु ने कहा है कि सुरक्षा करेगा। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तीसरा वर्ग है वेश्या और उत्पादक। जिस प्रकार प्लेटो ने कहा है कि वेश्या जो बाजार करता है, उत्पाद करता है, उसी प्रकार उत्पादक भी व्यापार करता है और बाजार करता है। ठीक है। वेश्या और उत्पादक को एक समान माना है। ठीक है। चौथा वर्ग हमारे में मनु ने शूद्र दिया है, लेकिन प्लेटो ने कोई चौथा वर्ग नहीं दिया, तो प्लेटो का चौथा वर्ग हम दास को मान लेते हैं। ठीक है कि दास को शूद्र के समान समझ सकते हैं और चार अंग बता सकते हैं हम प्लेटो के भी। ठीक है। दार्शनिक, सैनिक, उत्पादक और दास। ठीक है। इस तरह इन दोनों के जो सामाजिक व्यवस्था थी दोनों एक समान है, एक जैसी है। ठीक है। तो ये बहुत रेयर होता है कि कभी किसी की व्यवस्था इस तरह मिलती है, लेकिन मिली है तो आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे शूद्रों के साथ जो सबसे ज्यादा भेदभाव किया गया है, यहाँ तक कहा गया है कि राजा सैनिक वर्ग, क्षत्रिय वर्ग का होना चाहिए। वही प्लेटो ने कहा था कि जो राजा है वो दार्शनिक वर्ग का होना चाहिए। ठीक है। यही अंतर है। और अंतर यह है कि शूद्र वर्ग को सबसे नीच बताया गया है वर्ण व्यवस्था में, लेकिन दास वर्ग को प्लेटो ने इतना नीच नहीं बताया जितना नीच की मनु ने नीच बता दिया। ठीक है। उसके बाद से जो आता है आश्रम व्यवस्था। मनु ने कहा है कि मनुष्य के जीवन को मनु ने 100 सालों के अंतर्गत बांटा रखा है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति 100 सालों तक जीता है, उसका मानना है दीर्घायु होता है व्यक्ति। मनु ने उस 100 सालों के अंदर प्रत्येक 10-20 सालों को करके ऐसे कर करके 4 वर्गों में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है वानप्रस्थ। श्रम। तीसरा है संन्यास। चौथा है, सॉरी गलती हो गया, पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। ठीक है। मनु ने आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति को 100 साल उम्र माना है, 100 साल, और उसने चार वर्णों में इसको बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर मनु ने कहा है कि जो व्यक्ति की जो शुरू के काल होते हैं, जो उसके बाल्यकाल होता है, उस समय उसको ब्रह्मचर्य, उस समय से लेके करीबन 30 वर्ष की आयु तक उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रहना चाहिए। मनु का मानना है कि उस समय उसने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है कि पिता अपने पुत्र को ले जाकर गुरु के सामने रख देता था और उसको 30 वर्ष के बाद जब उसकी सारी शिक्षा, वेद पाठ, पुराण वो सब हो जाते थे, तब उसको घर आने की आज्ञा मिलती थी। उसको अपने ऋषि ऋण भी चुकाना पड़ता था, जिस ऋषि से उसने शिक्षा ली है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरु दक्षिणा। ठीक है। वो उसको देना पड़ता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर प्रेम, क्रोध, लोभ, लालच, घृणा भाव, इन सब से दूर रहने की बात की जाती थी। ठीक है। तो ही वो ब्रह्मचर्य बन सकता है। मनु ने उपनयन यानी कि जनेऊ धारण करने की बात की है। अक्सर आपने ब्राह्मणों को देखा होगा, एक सफेद कलर का वो रस्सी सा रहता है, वो लगाए रहते हैं। ठीक है।
उसको ही उपनयन बताते हुए मनु ने कहा है कि उसको धारण करना चाहिए। ठीक है, वो होता है उसका ब्रह्मचर्य आश्रम। मनु ने दूसरा कहा है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। इसके अंतर्गत मनु ने कहा है कि उसके बाद जब वो वहां से लौट के आ जाए तो उसको एक सुशील, अच्छी, एकदम अच्छी, मतलब वेद पुराण को जितने भी होते हैं, जो कुछ भी, उसके हिसाब से एकदम मतलब बढ़िया नारी को देखकर उसको विवाह कर लेना चाहिए और अपने गृहस्थ घर में उस कुशल नारी के साथ, एक अच्छी नारी के साथ प्रवेश करना चाहिए। उसे अपना गृहस्थ जीवन बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहिए। ठीक है, मनु ने कहा है कि जब उसका उम्र ये सब करते हुए 30 साल में, इसका कहा है 30 साल तक करना है। उसके बाद से गृहस्थ जीवन कब तक निभाना है? 50 साल। यानी कि 30 में से 50 में से 30 गया तो मात्र 20 साल ही मिला। किसके लिए? गृहस्थ जीवन के लिए। 20 साल के अंदर वो अपने परिवार का भरण पोषण करे। भरण पोषण के लिए मनु ने कहा है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है गलत कार्य को छोड़कर। ठीक है, कृषि कर सकता है और व्यापार कर सकता है। ठीक है, जिससे वो अपने कार्य गृहस्थ जीवन का भरण पोषण कर सकता है। अपनी जो पत्नी है उसको खिला सकता है, अपने जो चुन्नू मुन्नू है, लाल नीले पीले हरे, उनके लिए खाना ला सकता है, उनके कपड़े और फिर उनके शिक्षा पे जो खर्चा हो रहा है, जो कुछ भी उनके जीवन का खर्चा है, वो उस तरह करके एकत्रित करके गृहस्थ जीवन को पूरा निभाना चाहिए। जब 50 वर्ष का उम्र हो जाए, 30 था, 30 वर्ष के बाद 50 वर्ष, 50 वर्ष का जब उम्र हो जाए व्यक्ति का, तो उसको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। 50 वर्ष के बाद उसको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, वानप्रस्थ होने के बाद मनु ने कहा है कि वानप्रस्थ के समय व्यक्ति को अपना घर को त्याग देना चाहिए, जंगलों में अकेले निवास करने के लिए चला जाना चाहिए। उसको अब अपनी पत्नी को भी छोड़ देना चाहिए, अपने बच्चों को भी छोड़ देना चाहिए, अकेले ही उसको जाना चाहिए। ठीक है, उसको अकेले रहकर तप, ध्यान और विचार विमर्श, चिंतन, इन सब चीजों पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, जैसे एक सन्यासी करता है, एक उम्र के बाद वो लोभ लालच और ये सांसारिक मोह माया से दूर हटकर वो अकेले रहने के लिए चला जाता है और वो इन सब कार्यों को करने लगता है। ठीक है, तो उसकी तरह मनु ने कहा है कि उसको वानप्रस्थ जीवन अपना लेना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन उसको अपना लेना चाहिए 80 की उम्र में। उसके बाद से जब वानप्रस्थ का जीवन उसका सफल हो जाए, 50 से 30 वर्ष तक वो जी जाए, तभी भी जी जाए 30 वर्ष तक, 80 वर्ष, ठीक है, तब मनु ने कहा है कि उसको संन्यास धारण कर लेना चाहिए। यानी कि अब उसको कठोर तप में लग जाना चाहिए अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और इस तरह करते करते उसको 100 वर्ष कर देना चाहिए। यानी कि 50 में से 30 गया तो 80 में से 50 गया तो 30 वर्ष इसके लिए देना है और फिर 20 वर्ष तप के लिए देना है। इतना सब कुछ खत्म होते होते 100 वर्ष उसके पूर्ण हो जाएंगे। मनु ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से पूरे जो हमारा आश्रम व्यवस्था है उसके हिसाब से कार्य करता है, इनके नियमों को मानता है, अच्छे तरीके से वो सारे कार्यों में सफल होता है, तो वो 100 साल जिएगा। कन्फर्म है वो 100 साल जिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुराने समय के व्यक्ति हुआ करते थे वो दीर्घायु हुआ करते थे, लंबे लंबे समय तक जीते थे, उनकी हाइट भी ज्यादा हुआ करती थी, शरीर भी अच्छा तगड़ा होता था। आजकल के तो देख रहा हूँ कि भुटकी भर हो रहे हैं, और लड़कियां सब तो इससे छोटी हो रही हैं। ठीक है, ये 4-4 फुट की बहुत है आजकल, बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है संन्यास जीवन और आश्रम व्यवस्था। मनु ने इसके बाद से एक पॉइंट और रखा है, स्त्रियों की समाज में स्थिति, स्थिति में इधर से आ जाएगा। ठीक है, स्त्रियों की समाज में स्थिति कैसी होनी चाहिए। मनु ने कहा है कि स्त्रियों की मनु ने स्त्रियों के बारे में बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। मनु एक और कहते हैं कि नारी नरस्ते यत्र नारी नरस्ते नमरस्ते, ठीक है, और रमते देवता तत्र। ठीक है, जहां पे नारी होती वहां पे देवताओं का वास होता है। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने एक लाइन बोली है।
वही उसके विपक्ष में हम देखते हैं कि मनु कहता है कि नारी को घर के अंदर ही रहना चाहिए, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। नारी मंद बुद्धि होती है, उसको धन और आभूषण से ग्रस्त जीवन के अंदर ही स्वतंत्रता देना चाहिए, सुख देना चाहिए। ठीक है, यदि उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है तो वो उसका गलत प्रयोग करती है। नारी पैदाइशी मतलब कहा गया है कि जन्म से ही वो मंद बुद्धि होती है। ठीक है, ये तो अभी भी दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता अब बहुत ज्यादा है। पहले उस समय मनु ने जो कहा है उस बातों पे और इन बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, मगर मंद बुद्धि वाली बात तो मुझे नजर आती है अभी भी। ठीक है, नारी मंद बुद्धि होती है, अगर उसको स्वतंत्र करके बाहर समाज में छोड़ दिया जाएगा तो बुराइयों से लिप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मनु ने कहा है कि जो नारियों की स्थिति है वो बहुत ही उस समय की कठिन है। ठीक है, मनु का कहना है कि जो नारी है उसको अपने बचपन बाल्यकाल में पिता के संरक्षण, पिता और युवावस्था में पति और वृद्धा अवस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में ही रहना चाहिए, उसको कोई भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मनु ने नारियों की बहुत ही बुरी मतलब वो कल्पना की है कि नारी ऐसी होनी चाहिए। नारियों को उसने मंद बुद्धि एवं कहा है कि किसी भी प्रकार की तर्कहीन और बातों को करने में असमर्थ होती हैं, पर नारी ऐसा नहीं होती है, नारी बहुत ज्यादा गुणवान होती है। मनु ने लेकिन अपने उस समय के जो परिस्थितियां थी, जो सामाजिक थी, उसके हिसाब से उसने जो लिखा है उसे ही हम पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मनु के हिसाब से नारियों की ये स्थिति थी। ठीक है, तो ये मनु ने अपने सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और नारियों की स्थिति के बारे में बताया है। नारियों की बहुत ज्यादा बुराई की है मनु ने, थोड़ा सा भी मतलब वो नहीं दिया है। मतलब कहा है कि नारी केवल घर में ही रहनी चाहिए, बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है उनको। ठीक है, यदि उनको स्वतंत्र छोड़ोगे तो वो बाहरी बुराइयों से लिप्त हो जाएंगी, मतलब उल्टे सीधे कामों से, और इसीलिए नारी को हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। मनु की ये सामाजिक व्यवस्था थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।